हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में जो सवाल पूछा गया था उसको यहाँ पे हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो अगर आप भी झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप का सवाल पूछा जाता है एंड किस लेवल का सवाल जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको चारों सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, फिर इंग्लिश के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद रीजनिंग के सवालों को देखेंगे एंड लास्ट में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल को जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। देखिए, पहला जो सवाल पूछा गया था आपका वो आपका था कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं रहता, जो वक्ता के केवल हर्ष, शोक आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें डैश अव्यय कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा, पहले पढ़ा होगा, तो आप जो वो आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ऐसा शब्द जो वक्ता के यानी कि बोलने वाले का हर्ष यानी कि खुशी हो गया, शोक यानी कि दुख हो गया, ठीक है, विस्मय, दुख आदि भाव का व्यक्त करता है, आदि भावों का बोध कराता है, तो वो आपका विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, और इसका जो सीधा संबंध होता है वो वाक्य से नहीं होता, इसका सीधा संबंध वाक्य के अर्थ से नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं हाय, तो हाय का क्या मतलब होता है? हाय का होता है शोक यानी कि दुख। अब किसी का तारीफ हम लोग करते हैं कि वाह, तो ये क्या है? एक तारीफ है, एक प्रशंसा है, तो ये आपका विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक में आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि हमेशा विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो ऐसे रहता है, तो आप इस चीज को पहले से जानते होंगे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका डैश कृदंत अव्यय धातु के रूप में रहता है अथवा धातु के अंत में के, कर या कर के जोड़ने से बनता है। तात्कालिक, पूर्वकालिक, अपूर्ण क्रिया होतक, पूर्ण क्रिया होतक। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पूर्व यहाँ पे कि कृदंत जो अव्यय होता है, ठीक है, कृदंत अव्यय चार प्रकार का होता है। ठीक है, एक है पूर्वकालिक, दूसरा होता है तत्कालिक, तीसरा अपूर्ण क्रिया होतक एंड चौथा होता है पूर्ण क्रिया होतक। तो इन्हीं चारों में से किसी एक का डिफिनेशन यहाँ पे दे रखा है। क्या दिया है कि धातु के अंत में के, कर या कर के जोड़ने से बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वकालिक। ठीक है, पूर्वकालिक जो कृदंत अव्यय है इसमें हम लोग क्या करते हैं? धातु के अंत में ये तीनों जोड़ते हैं, के, कर या कर के। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, क्रिया एक लेते हैं, धातु क्रिया एक ले लेते हैं हम लोग, जाना। ठीक है, जाना एक क्रिया ले लिए। अब यहाँ पे अगर इसका धातु देखेंगे तो धातु यहाँ पे क्या बन जाएगा? जा। ये जा आपका धातु है। अब इस धातु में क्या जोड़ेंगे? या तो के जोड़ेंगे, तो के जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा जाके, कर जोड़ेंगे तो बन जाएगा जाकर, और ये करके जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका जा करके। तो ये जो तीनों शब्द आपका बना, ये आपका क्या है? कृदंत अव्यय है। कैसा कृदंत अव्यय? पूर्वकालिक कृदंत अव्यय। ठीक है, तो ये आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो डिफिनेशन दे रखा है वो पूर्वकालिक के अकॉर्डिंग दे रखा है। तीसरा सवाल है आपका, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, विशेषण किसको कहा जाता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है एंड जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे अगर संज्ञा की जगह सर्वनाम भी रहता है तो आपका यही आता है, विशेष्य। ठीक है, विशेष्य वह चीज है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि संज्ञा। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा हो गया। आगे देखते हैं कि किसका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो नागार्जुन। नागार्जुन का जो है वास्तविक नाम ये आपका वैद्यनाथ मिश्र था। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। पांचवा देखते हैं, पांचवा सवाल क्या था आपका? रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार हैं। ठीक है, रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? इनमें से आपको बताना है कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, केशवदास, पीड़िदास, भूषण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका केशवदास सही हो जाएगा। ठीक है, केशवदास जो है वो हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि हैं और इनका जो नाता है वो आपका रीति काल से देखने को मिलता है, रीति काल से। ठीक है, दूसरा है आपका, अच्छा इसके बारे में और एक चीज आप याद रखिएगा केशवदास जी के बारे में, कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ जो लिखी थी रामचंद्रिका, इसमें आपको रामकथा देखने को मिलती है। ठीक है, रामकथा पे ये चीज जो है वो आधारित है एंड इसका जो उपनाम है वो है आपका आचार्य केशव। ये तीन चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है, तीन बातें, आचार्य केशव। ठीक है, केशवदास का उपनाम आपका हो गया आचार्य केशव।
प्रियदास के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि प्रियदास जो है वो आपका भक्ति काल के कवि थे, ठीक है, भक्ति काल के कवि। एंड इनके जितने भी ग्रंथ वगैरह थे, इन्होंने जो काम किया वो किनके ऊपर किया था, तो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर जो है इन्होंने काम किया था। उनके ये सोच विचार पे, मार्गदर्शन पे ये जो है चला करते थे। भूषण जी, तो ये भूषण जी जो है आपका वो वीर गाथा, ठीक है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध कवि थे। वीरों के बारे में ये वर्णन किया करते थे। इन्होंने जितने भी पुस्तक वगैरह लिखी थी, जैसे कि शिवराज भूषण, ठीक है, तो ये सब कुछ इसका फेमस बुक का नाम था। तो इन्होंने उसमें क्या किया था, वीरों गाथा के बारे में, वीर गाथा के बारे में जो वर्णन किया था, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपका कि मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे क्या कहते हैं। प्रेरणार्थक धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा प्रेरणार्थक धातु, ठीक है, ये ऑप्शन ए वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब कर्ता जो है वो किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, ठीक है, कर्ता जो है स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो ये आपका, जैसे कि एग्जाम्पल समझिए कि काटना, काटना से हम इसका प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हैं कटवाना, ठीक है, लिखना से लिखवाना। जैसे कि कह सकते हैं कि राम ने श्याम से पत्र लिखवाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कर्ता जो है वो स्वयं कार्य ना करके दूसरों से काम करवा रहा है, ठीक है, दूसरों से काम करने की प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पे आपका प्रेरणा का बात हो रहा है, तो प्रेरणार्थक धातु सही हो जाएगा। चलिए 7th है आपका, डैश पर विकारी शब्द को कहते हैं। अच्छा, डैश उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। तो देखिए, संज्ञा के बदले में, संज्ञा के बदले में क्या आता है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि संज्ञा के बदले में कौन सा शब्द आता है। तो जाहिर सी बात है संज्ञा के बदले में सर्वनाम आता है। बहुत बेसिक सा सवाल पूछा गया था। 8वां है आपका कि डैश उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग उल्टाकर मूर्धा में लगाने से होता है। देखिए, मूर्धा नाम पे ही दे रखा है, तो मूर्धन ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इस उच्चारण के लिए इन अक्षरों के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है, तो मूर्धन ही आपका जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से, ठीक है, जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें हम लोग कहते हैं नाम धातु, ठीक है, नाम धातु। देखिए, संयोग धातु के बारे में जान लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को जोड़कर बनाया गया शब्द, ठीक है, संयुक्त धातु क्या होता है, जब दो या दो से अधिक धातुओं को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो वो एक संयुक्त धातु हो गया। प्रेरणार्थक धातु या फिर क्रिया के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, जो स्वयं कार्य ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसको प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। यौगिक धातु आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, व्याकरण का एक पार्ट जो है वो जनरली नहीं है, रेयर केस में आपको ये चीज देखने को मिलेगा। नाम धातु के बारे में जान लीजिए कि नाम धातु क्या होता है। तो जब संज्ञा या अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़कर धातु का निर्माण किया जाता है, संज्ञा या अन्य शब्दों में, ठीक है, संज्ञा या अन्य शब्दों में जब प्रत्यय जोड़कर धातु का निर्माण किया जाता है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, खेल, ठीक है, खेल। अब खेल से हम लोग क्या बना दिए, खेलना। इसमें ना को हम लोग यहाँ पे जोड़े, ठीक है, ना प्रत्यय को जोड़े तो खेल से बन गया खेलना। नाच से नाचना, तो ये आपका क्या हो गया, नाम धातु हो गया, ठीक है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसके रचनाकार कौन है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबर दाई के द्वारा लिखा गया था। इनके जो रचनाकार थे वो चंद्रबर दाई जी थे। तो इस चीज को आपने जीके में भी पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए 10th हो गया। 11th क्वेश्चन क्या था, कबीर डैश के शिष्य थे। देखिए, कबीर किनके शिष्य थे ये पूछा गया है। तो कबीर जो थे वो स्वामी रामानंद के शिष्य थे, ठीक है, कबीर जो है वो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाता कि कबीर के शिष्य कौन थे, तो अनंत दास, ठीक है। देखिए, सबसे पहले रामानंद, स्वामी रामानंद, इनके शिष्य बने कबीर, और कबीर के शिष्य बने आपका अनंत दास, ठीक है। कबीर के शिष्य कौन बने, अनंत दास, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 12। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण
उनके मेल में जो विकार होता है, देखिए अक्षर के पास पास आने के कारण उनमें जो विकार होता है तो उसको क्या कहते हैं, संधि। वहीं अगर पद दे रखा होता, शब्द दे रखा होता एंड जिसके कारण विकार उत्पन्न होगा तो वो समास होता था। लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा संधि। दो वर्णों के पास पास आने के कारण जो मेल होता है, मेल में जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, या फिर जो दो अक्षरों के पास पास आने के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। 13 देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछा गया है। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था जो डैश के नाम से प्रसिद्ध थे। तो देखिए यहाँ पे कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था एंड ये जो है आपका सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, सुंघनी साहू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला आदि उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है। ऋषभ चरण जैन, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद एंड लास्ट ऑप्शन है आपका वृंदावन लाल वर्मा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं, तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो तार सप्तक के जो संपादक थे वो आपका अज्ञेय जी थे, ये आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ये आपका वही 15 सवाल है जो आपका 2024 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी में पूछा गया था। यहाँ से अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप का सवाल जो है वो पूछा जाता है। आपने देखा कि 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ पे जो राइटर वाला पूछा गया है। ठीक है, किस चीज के राइटर कौन है, जैसे ये भी आपका वही हो गया। ठीक है, राइटर वाला क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक प्रश्न और देखने को मिला था पृथ्वीराज रासो वाला, ये भी आपका राइटर से रिलेटेड हो गया। तो 15 में से 3 प्रश्न आपको यहाँ पे राइटर से रिलेटेड ही देखने को मिल गया। उसके अलावा आपने देखा कि सर्वनाम से क्वेश्चन आ गया था, विशेषण से आया था, अव्यय से आया था। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आप 10 टॉपिक भी अच्छे से करके जाओगे तो आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स जो है वो हिंदी सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको एग्जाम के बारे में पता होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि इंग्लिश से आपका 15 प्रश्न 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, पहला सवाल जो पूछा गया है वो है आपका कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स गिवन बिलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से 90 यानी कि 4 जो प्रश्न आपका पूछा गया है वो आपका एक ही टॉपिक से पूछा गया है, इडियम से। इडियम से आपका 4 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया है टू टॉक्स ऑफ। देखिए इडियम्स का मतलब जो है आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह आप मुहावरा बोलते हैं, कहावत बोलते हैं, बोलते कुछ और हैं एंड उसका अर्थ कुछ और निकलता है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टू टॉक शॉप का अगर आप डायरेक्टली मतलब निकालना चाहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि दुकानदारी की बातें, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा कुछ और है लेकिन इसका मतलब यहाँ पे कुछ और निकलेगा। तो टू टॉक शॉप का मतलब अगर देखा जाए तो वास्तविक मतलब ये होता है कि किसी के रोजगार या फिर व्यवसाय के बारे में बोलना। टू टॉक अबाउट वंस ऑक्यूपेशन एंड या फिर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो उसके बारे में बोलना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टू यूज फ्रेजेस पेक्यूलियर टू वंस एम्प्लॉयमेंट, किसी के रोजगार के बारे में जो है वो बोलना, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए सेकेंड है आपका टू बीट द एयर। अब देखिए डायरेक्टली अगर आप इसका अर्थ निकालिएगा तो इसका अर्थ जो है हो जाएगा हवा को पीटना, जिसका कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पे इसका कुछ और अर्थ निकलेगा। तो क्या अर्थ निकलेगा कि व्यर्थ प्रयास करना। ठीक है, अगर आप किसी चीज को लेकर व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं जिसका परिणाम नहीं मिलने वाला है तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर पूरा सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की, ठीक है, तो अंतिम समय पढ़ाई करना जो है वो व्यर्थ है। अगर आपने पूरा सेमेस्टर पढ़ाई नहीं किया तो अंतिम समय जो है पढ़ाई करना व्यर्थ है। इसी को हम लोग इसका उपयोग करके कैसे बोल सकते हैं कि इफ़ यू डिडंट स्टडी ऑल सेमेस्टर देन योर लास्ट मिनट स्टडी इज बीटिंग द एयर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इफर्ट्स दैट आर इन वैन और यूजलेस यानी कि व्यर्थ है। अगला है आपका टू रेट साउंडली। टू रेट साउंडली यानी कि कड़ी निंदा करना। इसका एक्चुअल अर्थ देखा जाए तो कड़ी निंदा करना यानी कि क्रिटिसाइज करना, किसी का जो है वो स्ट्रांगली जो है वो क्रिटिसाइज करना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसका सही अर्थ देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू सेंसर स्ट्रांगली, किसी का जो है वो कड़ी निंदा करना, ये आपका यहाँ पे सही दिखा रहा है।
आगे है आपका फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव, ठीक है। तो फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है कि बिना परमिशन का या फिर बिना जो है इंफॉर्मेशन का लीव लेना, ठीक है, या फिर उपस्थित होना। तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा, लिव विदाउट परमिशन। तो 4 प्रश्न आपका, आप देख सकते हैं कि 15 में से 4 प्रश्न आपका इडियम से पूछा गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हिज बिहेवियर डैश एनॉय मी। एनॉय का मतलब क्या होता है, परेशान करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका हिज बिहेवियर, वो आपका सिंगुलर है। तो इसी कारण यहाँ पे जो वर्ब यूज होगा वो भी इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इससे सहमत होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एनॉयज, ठीक है। एंड प्रेजेंट टेंस यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है। तो हिज बिहेवियर एनॉयज मी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा उसका व्यवहार मुझे परेशान करता है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 21 कि सी डैश प्ले टेबल टेनिस सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो वर्ड है सिंस मॉर्निंग, वो आपका एक ऐसा वर्ब यानी क्रिया को इंडिकेट कर रहा है जो अतीत में शुरू हुआ था और वर्तमान में जारी है, ठीक है। सिंस मॉर्निंग एक ऐसे वर्ब को इंडिकेट कर रहा है जो अतीत में स्टार्ट हुआ था एंड फिलहाल जो है वर्तमान में वो जारी है, चल रहा है। तो हमें यहाँ पे जो यूज करना होगा वर्ब, वो इसी के अकॉर्डिंग यूज करना होगा। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो यूज होगा वो क्या होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो हैज बीन प्लेइंग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी हैज बीन प्लेइंग टेबल टेनिस सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वह सुबह से टेबल टेनिस खेल रही है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 22 है आपका इफ यू डैश मीट हिम नाउ ही मे एडवाइस यू। यानी कि अगर यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यदि आप अभी उनसे मिले तो वे आपको सलाह दे सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में आपका कौन है, मीट। मीट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न आपने देखा कि 3 प्रश्न आपका टेंस से पूछा गया है, सीधा सीधी टेंस से पूछ लिया गया है। 4 प्रश्न आपका इडियम से पूछ लिया गया है। 4 और 3 7 तो आपका यहाँ यहीं पे हो गया, ठीक है। आगे है आपका गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी कि जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता उसे हम लोग क्या कहते हैं, अविश्वसनीय, ठीक है। तो उसका अगर इंग्लिश देखा जाए तो हो जाएगा इनक्रेडिबल। ये आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। यानी कि एडवर्ब से सवाल आपका पूछा गया है, यानी कि क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो आई हैव सीन दैट फिल्म, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो बिफोर यहाँ पे सही हो जाएगा। आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर, मैंने वह फिल्म पहले देखी है। बिफोर का ही यूज क्यों होगा, क्योंकि देखिए किसी भी सेंटेंस में बिफोर जो एडवर्ब होता है वो पिछली घटना को इंडिकेट करता है। यहाँ पे जो सीन आया है इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे बिफोर होना चाहिए, ठीक है। अगर एगो के बारे में बात की जाए तो एगो जो है यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक टाइम को दिखाता है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम को। जैसे कि कह सकते हैं कि 2 डेज एगो, यानी कि 2 दिन पहले। यहाँ पे ये वाला क्या है, तो ट्वीट जो है यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि इसका प्रयोग कहीं कहीं जो है वो आपको एडजेक्टिव यानी कि विशेषण और एडवर्ब को इंटेंसिफाई करने के लिए किया जाएगा। यानी कि उसको जो है मैं अगर उसका कह सकते हैं तीव्रता ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, वहां पे मात्रा ज्यादा है, तो वहां पे कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्डम। तो सेल्डम का मतलब क्या है, शायद ही कभी। तो शायद ही कभी तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि माई हर्ट वाज डैश फुल फॉर वर्ड्स। तो यहाँ पे कौन सा एडवर्ब यूज होना चाहिए, तो टू आपका करेक्ट है। देखिए टू जो एडवर्ब होता है इसका प्रयोग एक्सेसिव डिग्री को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, जहां कहीं भी अत्यधिक मात्रा है। जैसे कि आप कहीं कहीं यूज करते हैं कि टू मच, यानी कि बहुत ज्यादा। तो जहां पे भी अधिक ज्यादा है, अधिक मात्रा है, एक्सेसिव डिग्री होती है, तो वहां पे आपका टू का उपयोग किया जाता है। ये आपका सही है। सो क्या है, तो ये जो है इंडिकेट करता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को, कारण प्रभाव वाले इफेक्ट को ये रिलेशन को जो है वो दिखाता है, इंडिकेट करता है। वेरी किसी भी इंटेंसिटी को दिखाने के लिए हम लोग वेरी का यूज करते हैं, ठीक है। नन तो होगा ही नहीं, तो आपका टू यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब 26 to 28, तो ये भी सवाल देखिए प्रीपोजिशन का पूछा गया है। 26, 27, 28 3 सवाल डायरेक्टली जो आपका प्रीपोजिशन से पूछा गया है। आपके सिलेबस में लगभग 35 से 40 प्रीपोजिशन पढ़ना है। अगर आप सभी प्रीपोजिशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका
जितना भी एग्जाम होता है प्रत्येक एग्जाम में आप प्रीपोजिशन का सवाल जो वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी जरूरी है, तभी आप इन चीजों को कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। तो मधु डैड ऑफ कैंसर, मधु डैड ऑफ कैंसर, यहाँ पे ऑफ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पे आप कहें तो अगर इनका कुछ हम बेसिक यूज देखें ऑफ प्रीपोजिशन का, तो किसी से संबंध बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए, अधिकार का बोध कराने के लिए ऑफ का उपयोग होता है। माप तोल का बोध कराने के लिए ऑफ का उपयोग होता है। जहां पे कारण का भाव देखने को मिलता है वहां पे ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि ही डेड ऑफ कॉलेरा, यानी कि उसकी मृत्यु जो है वो कॉलेरा से हो गई, हैजा से हो गई, हैजा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे कारण दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे कैंसर वाला है कि मधु डेड ऑफ कैंसर, यानी कि मधु की जो मृत्यु हुई वो कैंसर के कारण हुई है या फिर कैंसर से हुई है। तो इस टाइप के सवालों में आपको ऑफ का उपयोग किया जाता है। ऑफ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आई सॉ हिम वॉकिंग अलोंग द रोड, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अलोंग। ठीक है, अलोंग का मतलब अगर देखा जाए तो अलोंग का मतलब क्या होता है कि के समानांतर या फिर किसी के बगल में। ठीक है, मैंने उसे सड़क पर चलते हुए देखा, आई सॉ हिम वॉकिंग अलोंग द रोड, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आप दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि द लाइन वेंट अलोंग द हाईवे, यानी कि यह लाइन राजमार्ग के साथ साथ चली गई। तो किसी के समानांतर या फिर किसी के बगल में अगर वो चीज गुजर रही है तो वहां पे हम लोग अलोंग का उपयोग करते हैं साथ साथ में। ठीक है, तो अलोंग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 28 है, रानी जम्प्ड, तो रानी जम्प्ड डैश द रिवर टू बेथ, तो रानी जम्प्ड इनटू द रिवर टू बेथ बिल्कुल सही होगा। आप लोग स्वतः जो है वो इसका आंसर पता लगा सकते थे। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा रानी नहाने के लिए नदी में कूद पड़ी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा इनटू। अब 29 एंड 30, तो दो प्रश्न आपका बच गया है जो आपका सिनोनिम्स यानी कि परिवाची शब्द से पूछा गया है। इसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा, समानार्थी शब्द या फिर परिवाची शब्द। तो बैफल, बैफल का मतलब क्या होता है? तो बैफल का मतलब होता है उलझन या फिर पहेली कह सकते हैं, बाधक कह सकते हैं, चकरा देना, जिससे जो है वो दिमाग जो है वो चक्कर खाता है, जैसे कि पहेली हो गया, ठीक है, उलझन हो गया, तो ये सब। तो अगर इसका समानार्थिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? पजल। पजल भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, पजल का मतलब क्या होता है? उलझन होता है एक तरह से, या फिर पहेली होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, इरिटेट का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना, एनॉय का मतलब परेशान करना। तो बेफल मतलब कि बेफल का डायरेक्टली अगर देखा जाए तो पजल बिल्कुल सही है, इसका समानार्थी यानी कि उलझन या फिर पहेली। नेक्स्ट है आपका लास्ट है कैलस। तो कैलस का मतलब क्या होता है? यानी कि कह सकते हैं कठोर, निर्दयी, जिसमें फीलिंग ना हो। ठीक है, तो जिसमें फीलिंग ना हो उसको क्या कह सकते हैं? अनफीलिंग, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब भी होता है निर्मम या फिर उदासी। फॉरगेटफुल का मतलब आपको पता होता है, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, केयरलेस लापरवाह होना। ठीक है, तो ये सब तो होगा ही नहीं, आपका अनफीलिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे 15 प्रश्न देखे एंड आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि कहाँ से सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। सवाल का जो लेवल है उतना भी हार्ड नहीं है। आपने देखा सबसे पहले कि इडियम से आपका 3 से 4 सवाल पूछा गया था। उसके अलावा प्रीपोजिशन से 3 सवाल पूछ लिया गया, एडवर्ब से 2 सवाल पूछ लिया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं टेंस से 3 सवाल पूछ लिया गया। तो कुल मिला जुला के जो है 5 से 6 टॉपिक से ही आपका सवाल पूछा जाता है। अगर आप इन्हीं 5-6 टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं तो आप आराम से जो है इंग्लिश के सवालों को इजिली सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीजनिंग के सवाल को देखते हैं कि किस टाइप का सवाल पूछा गया था एंड आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड आपको पता होगा कि यहाँ पे जितना भी आपको जवाब बताया जाता है, ठीक है, आंसर बताया जाता है, वो आपका ऑफिशियल आंसर की से वेरीफाइड करके बताया जाता है। ठीक है, ये देखिए रीजनिंग का सवाल आ गया। चलिए 1 बाय 1 करके सभी सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको मालूम होगा कि आपके एग्जाम में 30 सवाल रीजनिंग से पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला सवाल आपका है सीरीज से, यानी कि श्रृंखला से। कैसे सॉल्व कीजिएगा देखते हैं। देखिए FAG है, उसके बाद GAF है। तो यहां पे जो टर्म दे रखा है, जैसे कि F है, पहला टर्म में F है, दूसरा टर्म में जो पहला वाला है वो है G, तीसरा जो टर्म है उसमें पहला जो अल्फाबेट है वो है H, चौथा जो टर्म है उसमें पहला जो अल्फाबेट है वो है I। तो F से G कैसे गया, G से H कैसे गया, H से I कैसे गया, इसको समझते हैं। तो देखिए F का होता है 6 नंबर में आता है, G आपका 7 नंबर में आता है, H आपका 8 नंबर पे, I आपका 9 नंबर पे।
तो एक चीज पता चला कि सब में यहाँ पे +1 किया गया है, यानी कि एक स्टेप सब में आगे है FGHI। तो जाहिर सी बात है इसके आगे क्या आना चाहिए, आई के बाद क्या आता है J, तो J आता है। यहां से आप ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया, बी वाला ऑप्शन कट गया, सी वाला कट गया, क्योंकि स्टार्टिंग आपका J से हो रहा है, लेकिन J से वाला यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखा है। आगे चेक करते हैं, सबके जो बीच में है वो A है, ठीक है, सबके बीच में A है, तो यहाँ पे भी इसके बीच में A आएगा, A लिख दिए। अब प्रत्येक जो टर्म है उसका जो लास्ट अल्फाबेट है उसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका G, इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं एक बार, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। लास्ट वाला टर्म देखते हैं, ठीक है, हमारे पास आ चुका था J एंड A आ चुका था। लास्ट वाला यहाँ पे अल्फाबेट देखते हैं, तो G है, G के बाद है F, इसमें है आपका I एंड चौथा वाला टर्म में है H। अब देखिए G आता है आपका 7 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे एंड H आपका आता है यहाँ पे, H आएगा आपका 8 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए कैसे आया, 7 से 6 तो -1 किया गया, अब 6 से 9 चला गया तो +3 हुआ है, 9 से फिर 8 आया है तो -1 हुआ है। तो एक पैटर्न पता चल गया, एक फॉर्मेट पता चल गया कि +1, अच्छा -1 +3 -1, क्या फॉर्मेट है आपका, -1 +3 -1। तो जाहिर सी बात है आगे क्या आएगा, +3 आएगा। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में कौन सा अल्फाबेट आता है, तो आता है K, तो यानी कि JAK आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड आपका सीरीज का भी क्लास अपलोड कर दिया जा चुका है, अगर आप डिटेल में और भी प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, तो क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अल्फाबेट टेस्ट से सवाल पूछा गया है कि हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय कांस्टेंट, यानी कि निम्नलिखित क्रम में ऐसे कितने स्वर हैं, यानी कि वोवेल है जिनके तुरंत बाद एक व्यंजन आया है, यानी कि कॉन्सोनेंट आया है, ठीक है। तो देखिए सबसे बेसिक बात कि वोवेल किसको कहते हैं, A-E-I-O-U, ठीक है। 5 वोवेल होता है आपका इंग्लिश अल्फाबेट में, 5 वोवेल होता है, ठीक है, A-E-I-O-U। तो पूछना यह चाह रहा है कि यहाँ पे जितना भी अल्फाबेट लिखा है, तो यहाँ पे जितना भी अल्फाबेट लिखा है उसमें आपको ऐसा वोवेल को चुनना है एंड जिसके बाद आपका कॉन्सोनेंट आया है। जैसे कि एग्जांपल समझिए, यहाँ पे एक वोवेल है E, इसके जस्ट तुरंत बाद आया है कॉन्सोनेंट, तो ये वाला आपको चुन लीजिए। E के जस्ट बाद आया है L, तो ये वाला आपका एक हो गया। उसी तरह सेकेंड यहाँ पे A है, A के जस्ट बाद आपका एक कॉन्सोनेंट आया है, तो ये आपका सेकेंड हो गया। O है, O के बाद M आया है, ये आपका थर्ड हो गया। इसके अलावा और वोवेल क्या है, I है, I के बाद जस्ट आपका F आया है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका 4 हो गया। उसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा U, देखिए U के जस्ट बाद आपका I आया है, I नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आपका आना चाहिए था कॉन्सोनेंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों तो वोवेल है तो ये आपका काउंट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे I को ले लेते हैं, IQ, I है आपका वोवेल एंड वोवेल के बाद जस्ट Q आया है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यानी कि हो जाएगा 5। तो टोटल कितना क्रम हो गया आपका, तो टोटल यहाँ पे निम्नलिखित क्रम में कितने स्वर है जिनके तुरंत बाद एक व्यंजन है, तो यहाँ पे 5 ऐसे स्वर है जिनके तुरंत बाद यहाँ पे व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से आप बना के देखिए, जितना भी वोवेल है सबको चुनिए। जैसे कि एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, उसके बाद O है, उसके बाद यहाँ पे I है, I के बाद फिर यहाँ पे I है, तो टोटल हो गया 5, ठीक है, जिसके जस्ट तुरंत बाद आपका आया है कॉन्सोनेंट। आगे देखते हैं सवाल नंबर 33। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस वेयर एज पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो पैथोलॉजी जो है वो रोग का अध्ययन करता है। ये एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग इलनेस या रोग का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 3rd, 4th, 6th एंड 7th अल्फाबेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि जो यहाँ पे वर्ड दे रखा है पब्लिकेशन, इसका तीसरा, चौथा, छठा, 7वां लेटर उठाने के लिए बोल रहा है एंड उससे कोई नया वर्ड बनाने के लिए बोल रहा है जो कि मीनिंगफुल हो, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पे हम लोग तीसरा वाला अगर उठाएं तो तीसरा वाला है आपका बी, चौथा वाला है आपका एल, चौथा वाला एल हो गया। इसके अलावा छठा वाला उठाना है तो छठा में आपका देखिए PUBLIC सी है। इसके बाद सातवां वाला उठाइए तो सी के बाद जस्ट ए है। आपके पास क्या मिला? BLCA। अब ये चारों का उपयोग करके आप जो है वो कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बनाने का प्रयास कीजिए। आपके पास कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। एंड इसी कारण से इसका जवाब हो जाएगा नन, यानी कि कोई नहीं। ये वाला आप बना के देखिएगा, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। अगला देखते हैं सवाल 35 सिंप्लीफिकेशन का है, जो कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले बोर्ड मास में देखिए, बोर्ड मास में सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को, उसके बाद एडिशन को एंड उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड वाला को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाता है? देखिए 35 है प्लस 10 है माइनस 15 है। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, पूरा पूरी नहीं कटेगा तो इस डिवाइड के साइन को बदला जा सकता है। इस डिवाइड के साइन को गुना में बदल देते हैं, लेकिन एक यहाँ पे नियम होता है कि गुना में तो बदल दिए, लेकिन इसके बाद वाला जो संख्या आता है उसको रिवर्स करके लिखा जाता है। यानी कि ये 25 ना लिखा के अब लिखाएगा 1/25, ठीक है, इंटू 15। अब देखिए यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे 25, तो काट सकते हैं। 5 से 5 दिया 15, 25 25, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो 5 बचा नीचे, ये 5 से आप इस 15 को काट दीजिए तो हो जाएगा 3। तो ऊपर में क्या बचा? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यानी कि 9, ठीक है। 3 3 9 हो जाएगा। तो फिर से लिख देते हैं यहाँ पे कि 35 है प्लस 10 है माइनस 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 9 हो गया। तो पहले 35 प्लस 10 हो गया 45 एंड 45 में 9 चला गया, तो 45 में 9 चला गया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 में 9 चला गया तो 36, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। केवल एक बार प्रयोग करते हुए ATC द्वारा कितने सार्थक अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं? ATC का उपयोग करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। तो देखिए, एक तो आपको आराम से बना सकते हैं CAT, कैट, कैट मतलब बिल्ली। इसके अलावा ACT, एक्ट, यानी कि पारित करना, इसका मतलब होता है कोई भी चीज को पारित किया जाता है तो एक्ट। इसके अलावा एक बना सकते हैं टैक, लेकिन टैक का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। तो ओवरऑल कहा जाए तो केवल आप 2 ही मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बना सकते हैं इसका उपयोग करके। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, केवल एक बार प्रयोग करते हुए ABTU के द्वारा कितने सार्थक अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं? A है, B है, T है, U है, ठीक है। तो इससे कितना बनाया जा सकता है? पहला चीज देखिए, पहला चीज तो बनाया जा सकता है कि TABU, ठीक है, टेबू, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये वर्ड बनाया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है TABO, ठीक है, इस टेबू का जो है वो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव स्पेलिंग कह सकते हैं। एंड इसका मतलब आता है, इसका मतलब जो वो निकलेगा। लेकिन दूसरा अगर हम बनाया जाए BUTA, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। आप डिक्शनरी में सर्च करके देख सकते हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तंबू, जिसको हम लोग कहते हैं टेबू, या फिर टेबू इस नाम से हम लोग जानते हैं, इसका अल्टरनेटिव ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये वाला एक बना। दूसरा बट बन सकता है BUT। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि अगर इसका उपयोग नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। ए का उपयोग आप नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा, कम से कम ये तीनों से एक सार्थक शब्द तो बन रहा है। BUT, बट मतलब कि किंतु परंतु, बल्कि, जिसका हिंदी होता है। तो आप यहाँ पे ABTU का उपयोग करके कम से कम यहाँ पे 2 वर्ड जो है यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं बनेगा, यहाँ पे 2 ही बनेगा, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे है आपका, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। मिसिंग टर्म पता करना है। C है, H है, M, R, W। तो देखिए C आता है 3 नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं।
H आता है 8 नंबर पे, लिख देते हैं। M आता है 13 नंबर पे, R आता है 18, W आता है, W आ जाएगा आपका 23। ठीक है, अब देखिए 3 से 8 तो प्लस 5 किया गया है, 8 से 13 प्लस 5, 13 से 18 प्लस 5, 18 से 23 प्लस 5, यानी कि एक पैटर्न आपको पता चल गया कि सब में प्लस 5 किया गया है। तो देखिए यहाँ पे है 23, ठीक है। अब 23 में प्लस 5 करेंगे तो चूंकि ये तो जाएगा 26 तक ही, क्योंकि टोटल अल्फाबेट होता है 26, तो 23 प्लस 3 हो गया 26, एंड फिर वो घूम जाएगा, यानी कि कहां पे चल जाएगा, 2 पे, 1 एंड 2 पे आपका आता है B, तो आगे क्या आएगा आपका B, ठीक है, B आता है 2 नंबर पे, एंड फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो आगे चल जाएगा, 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7, एंड 7 नंबर पे आपका आता है G, यानी कि BG, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हुआ क्या यहाँ पे कि 18 है, 18 के बाद 23 है, 23 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 23 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है आ जाएगा 28, 28, लेकिन आपके पास जो अल्फाबेट होता है वो तो 26 ही होता है ना, तो इसीलिए 2 आगे बढ़ गया, 2 फिर से आपका ए बी स्टार्ट हो गया। ठीक है, बी तक गया एंड बी के बाद फिर 5 ऐड किए तो हमारे पास आ चुका है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी सीरीज का है, 1 है, 2 है, 6, 21। ठीक है, तो देखिए 1 को यहां पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा 1 तो 1 यहां पे है ही, 2 को यहां पे ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे एंड 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 6 को हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि 2 दूनी 4, एंड यहाँ पे 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला पैटर्न देखिए 21 को लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि 21 को लिखा जा सकता है कि 6 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है, 6 इंटू 3 प्लस 3। अब यहाँ पे 6 कैसा है, तो ये वाला नंबर उठ के आ गया है। ठीक है, ये वाला जो नंबर है वो यहाँ पे उठ के आ गया है 6, एंड इसमें हम लोग क्या किए, गुना 3 प्लस 3, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि गुना 1 प्लस 1, गुना 2 प्लस 2, गुना 3 प्लस 3। ठीक है, तो सेम आगे क्या आएगा, 21 उठ के आ जाएगा 21, इसमें गुना 4 प्लस 4 ये हो जाएगा, एंड 21 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 84, एंड 84 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 88। तो ऑप्शन नंबर 88 देखिए है, देखिए 88 तो यहाँ पे दे रखा है, इसके और आगे जाना है, तो 88 में अब क्या करेंगे कि गुना 5 प्लस 5, तो 88 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 440 प्लस 5 445, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, हुआ यहाँ पे क्या है, सो 1 लिखा गया है, उसके बाद 2 है, तो 2 को क्या किया गया है, इस 1 को पकड़ा गया, यहां से 1 लिख दिए, इसको एक पैटर्न पे गुना किया गया है, 1 प्लस 1, पैटर्न ये है गुना 1 प्लस 1। ठीक है, ये वाला पैटर्न है। फिर 2 के बाद क्या है 6, तो यहां से फिर ये 2 यहां पे आ गया, और इसमें क्या किया गया है गुना 2 प्लस 2, ये वाला पैटर्न। ठीक है, फिर यहाँ पे जो रिजल्ट निकला 6 को फिर नीचे लिखा गया, 6 को गुना किया गया है 3 प्लस 3, यानी गुना 3 प्लस 3। फिर जो आया 21 में फिर वही किया गया है कि गुना 4 प्लस 4, फिर जो 88 आया है उसमें वही किया गया है गुना 5 प्लस 5। ठीक है, तब जाके आपका 445 जो है वो आंसर आया। तो इसको अच्छे से कॉपी में बना के देखिएगा, आपके पास जवाब आ जाएगा। 40 है आपका B2CD, BCD4, B5CD। तो देखिए यहां पे क्या किया गया है कि यहां पे 2 है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 4 है, फिर 5 है, 6 है, तो जाहिर सी बात है जब एक ये सीरीज पे चल रहा है कि 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन इसका पोजीशन चेंज है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, जहां कहीं भी आएगा 3 आएगा, तो 3 वाला ऑप्शन पहले चुन लीजिए। तो 3 वाला ऑप्शन कहां पे है आपका, ये वाला है बी, इसके अलावा इसमें तो 7 है, ये नहीं होगा, इसमें 2 एंड 3 है, ये भी नहीं होगा, इसमें 2 2 है, तो ऐसे ही आपका ऑप्शन जो है वो सारा कट गया। ठीक है, तो इस जरिए भी आप यहाँ पे आंसर ला सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू पे आपका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद और क्या समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सी जो था वो तीसरा नंबर पे था, इसके बाद यहाँ पे जो सी है वो दूसरा नंबर पे है। ठीक है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे जो सी आएगा, या तो आपका यहाँ पे जो तीसरा था वहीं पे रह जाता, या फिर यहाँ पे जो दूसरा है वहीं पे रह जाता। तो यहाँ पे जो सी देख रहे हैं वो आपका दूसरा नंबर पे है,
तो यहाँ पे दूसरा यही वाला आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड जैसे जैसे आपका जो है वो यहाँ पे जो नंबर है वो जगह चेंज कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो 2 है वो दूसरा नंबर पे था, उसके बाद यहाँ पे जो इस ऑप्शन में आएगा जो भी डिजिट आएगा, जो भी नंबर आएगा वो तीसरा पोजीशन पे, ठीक इसी तरह यहाँ पे जो नंबर आए वो चौथा पोजीशन पे। तो बहुत सारा तरीका है जिसके थ्रू आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन के जरिए सॉल्व कीजिएगा, ये आपको आसान लगेगा। आगे देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल। तो सबसे पहले साइन को रिप्लेसमेंट करते हैं, जैसे कि 36 है, इसके बाद डिवाइड का साइन है। डिवाइड का मतलब ये बोल रखा है जहां जहां डिवाइड है वहां वहां आप प्लस कर दीजिए, तो प्लस कर दिए। इसके बाद 18 है, 18 कर दिए। माइनस का साइन है, माइनस का मतलब बोल दिया गुना कर दो, गुना कर दिए। 8 है, 8 कर दिए। फिर है गुना, गुना को क्या करने बोल रहा है, तो गुना को यहाँ पे डिवाइड करने बोल रहे हैं। ठीक है, डिवाइड कर दिए। आगे है आपका 4, 4 कर दिए। फिर है प्लस 6, तो प्लस को क्या करने बोल रहा है, तो प्लस मीन्स माइनस, माइनस 6। ये आपका जो है वो साइन को चेंज करके एक इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड वाला काम करते हैं। तो 8 में 4 को भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2। इसके बाद इधर है आपका लेफ्ट साइड 18, तो 18 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका पास 36। ठीक है, एंड इसके आगे भी 36 है, तो देखिए 36 एंड यहां से यहां तक सॉल्व किए तो हो गया 36 एंड माइनस 6, ये वाला 6, तो 36 36 हो जाएगा 72 एंड 72 में 6 चला गया तो अब बचेगा आपके पास 66। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 42। 21 इंटू, अच्छा ब्रैकेट दे रखा है तो इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से। 21 है, गुना, गुना को किसमें रिप्लेस किया गया है, तो गुना को रिप्लेस किया गया है भाग में। ठीक है, गुना को देखिए, गुना का अर्थ भाग है, तो भाग में रिप्लेस कर दिया गया है। फिर ब्रैकेट है, 19 लिख दिए। प्लस को किसमें किया गया, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस कर देते हैं 12। फिर है माइनस, माइनस को किसमें रिप्लेस किया गया है, माइनस का अर्थ है गुना, गुना यहाँ पे आ जाएगा। आगे है ब्रैकेट 10, 10 के बाद है प्लस, प्लस को रिप्लेस किस पे किया गया है, तो प्लस का रिप्लेसमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस, माइनस हो जाएगा 5। फिर डिवाइड, डिवाइड को रिप्लेस किया गया है प्लस, प्लस 20। ये वाला आपका जो है वो इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 19 में 12 गया, यहाँ पे हम साफ से सॉल्व करते हैं। 21 डिवाइड 19 में 12 गया, तो 19 में 12 चला गया तो 7 बचा। ठीक है, इसके बाद बीच में है गुना, गुना कर दिए। इसके बाद ये जो ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 5 एंड लास्ट में है 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला डिवाइड सबसे पहले, तो 21 जो है वो 7 के टेबल में 3 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 3। 3 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 15, 15 प्लस 20 करेंगे तो हो जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है, आराम से कॉपी पेन उठाइए। सबसे पहले साइन को चेंज कीजिए, जैसा जैसा सवाल में पूछा गया है कि इस साइन को इस साइन में बदल देना है। ठीक है, जिस साइन को जिस साइन में बदलने बोल रहा है उसमें बदल दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल जिस टाइप का सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करते हैं सवालों को, वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है आपका सीरीज का सवाल है, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज का। देखिए 9188। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक फॉर्मेट या पैटर्न को खोजना है कि कैसे आगे वाला नंबर को खोजा जाए। ठीक है, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक चीज जो है रिपीट करता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि है आपका यहाँ पे कि 1 है, यहाँ पे फिर आपका 2 है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे 1 है आपका, फिर 1 2 है, फिर 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 है। ठीक है, 1 है, फिर 1 2 है, फिर 1 2 3 है, 1 2 3 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाई दिया। एंड 1 के बाद आपका 88 है, फिर 1 2 के बाद 77 है, फिर 1 2 3 के बाद 66 है, 1 2 3 4 है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए 55। तो 55, तो यहाँ पे एक डिजिट पूछा था तो आपके पास 5 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 44 को सॉल्व कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो आराम से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न दिखाई देगा,
रिपीट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 198 है। अब यहाँ पे 198 तो लिखा गया है, लेकिन क्या हुआ है कि एक के बाद 2 आ गया है, एक के बीच में जो है वो 2 यहाँ पे इंटर हो गया, उसके बाद फिर 9 8 है, 9 8 के बाद फिर यहाँ पे 8 के बाद यहाँ पे कह सकते हैं कि 7 लिखा गया है, एंड 7 के बाद फिर 8, यहां से यहां तक आप देखिए इसको ध्यान से। ठीक है, फिर आपका क्या आया, जैसे 1 है 1 2 है, फिर यहाँ पे आप देखिए एक फिर बढ़ा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे केवल 1 था, फिर यहाँ पे एक बढ़ाया गया 2, फिर यहाँ पे 3 बढ़ा दिया गया 1 2 3, उसके बाद फिर देखिए 1 2 3 है, फिर यहाँ से 9 का 9 लिखा, 8 का 8 लिखा, 7 का 7 लिखा, लेकिन यहाँ पे भी अब क्या हुआ है कि कुछ चीज बढ़ गया है, जैसे 7 है तो फिर 6 7 8, यहां से यहां तक आपका हो गया एक। फिर आप देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे था 1 2 3, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, फिर यहाँ पे आ गया है 9। ठीक है, 9 8, यहाँ पे भी 9 था, 1 2 3 के बाद 9 था, 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 8 था, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 7 था, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो देखिए यहाँ पे भी 6 है, इसके बाद यहाँ पे 7 8 था। ठीक है, 7 8, तो जाहिर सी बात है कि देखिए 7 के बाद 8 आया। ठीक है, फिर 7 के बाद यहाँ पे 6 आया, तो यहाँ पे 7 जो 6 है, तो 6 के बाद क्या आना चाहिए, एक घटना चाहिए, यानी कि 5 आना चाहिए। सब में तो वही हो रहा है ना कि यहाँ पे देखिए 7 के बाद 6 है, यानी कि एक घटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो वही होगा कि 6 के बाद एक घटेगा 5 आएगा, तो ये 5 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5। फिर 5 के बाद आपका फिर अगर बढ़ेगा तो फिर से 7 8 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हो रहा था, 7 के बाद एक घटा तो 6 आया, एंड फिर आपका लास्ट वाला ऐड कर दिया गया 7 8, जैसे कि यहाँ पे हुआ था 7 8 ऐड हो गया था, तो यहाँ पे भी लास्ट में 7 8 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हालांकि 6 के जस्ट बगल वाला पूछा है तो 5 हो जाएगा। ध्यान से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, आपके पास पैटर्न जो है वो मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, 45 है आपका, इसको देख लेते हैं। यहां पे संख्या है कि प्रत्येक विषम अंक से 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में 2 से अधिक बार निम्नलिखित में से किस संख्या का दोहराव होगा। ठीक है, तो देखिए जहां जहां आपका विषम अंक है उसमें 2 घटा देना है, जहां जहां सम है वहां पे आपको 1 जोड़ देना है, जैसे कि 9, तो 9 तो यहां पे है एक विषम, तो 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 7, उसके बाद है 7 जो कि विषम है, तो यहां पे भी 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। इसके बाद आगे है 5, 5 भी विषम है तो 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। 8 आपका सम है, तो सम में क्या करने बोला, 1 जोड़ने बोला, तो 9 हो जाएगा। 4 भी सम है, 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। 6 भी सम है, 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। 2 भी सम है, 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे है 5, विषम आ गया, विषम में 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। इसके अलावा आगे है आपका फिर 8, 8 में क्या करेंगे, 8 में आपका 1 जोड़ेंगे चूंकि सम है, एंड 7 जो कि विषम है, इसमें 2 घटाएंगे तो 5। सवाल क्या पूछा है कि इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में 2 से अधिक बार निम्नलिखित में से, यहां पे किस संख्या नहीं होगा, 2 से अधिक बार निम्नलिखित में से कितनी संख्या का दोहराव हुआ है, कितनी संख्या का दोहराव हुआ है 2 बार से अधिक। जैसे देखिए 7 अगर देखेंगे तो 7 का 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन 2 से अधिक बार पूछा है। 5 का देखेंगे तो 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 का 3 बार रिपीट हुआ है। 3 का देखेंगे तो 3 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 भी आपका 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 3 आपका 3 बार, 5 भी आपका 3 बार, एंड यही वाला पूछा है कि कितना संख्या है जिसका रिपीट जो है वो 2 बार से अधिक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 ऑप्शन देखते हैं, कहीं पे दे रखा है, ऑप्शन वाला सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संख्या नहीं पूछा है, इंग्लिश में फिर इसका जो है वो सही दे रखा है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ मेनी डिजिट पूछा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हिंदी जो है यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, 2 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका क्लासिफिकेशन का सवाल है,
स्मॉल एबव बिलो डाउन। तो देखिए डाउन हो गया, एबव हो गया एंड बिलो, ये सब तो आपका पोजीशन एंड डायरेक्शन को दिखा रहा है, कोई स्थिति को दिखा रहा है, कोई जगह को दिखा रहा है। लेकिन स्मॉल तो ये आपका साइज को दिखा रहा है, तो ये आपका इन तीनों ऑप्शन से अलग हो जाएगा। 47 में देखिए लेग्स, आइज, हैंड्स, नोज। ठीक है, अब लेग्स, आइज एंड हैंड्स के बारे में बात करें तो ये आपका जो है आपके बॉडी में जोड़ा में होता है, यानी कि पैर में होता है। दो पैर है आपके पास, दो आंख है, दो हैंड्स है। लेकिन नोज जो है वो आपका तो जोड़ा में नहीं होता है, पैर में नहीं होता है, इसीलिए ये इसके समूह से बाहर हो जाएगा। ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फाइंड द ऑड मैन आउट, यानी कि सर्वथा भिन्न चुनिए। तो इसमें देखिए रेड है, इंडिगो है, येलो है एंड ये तीनों जो रंग है वो आपका इंद्रधनुष में पाया जाता है। आपको पता होगा इंद्रधनुष में जो रंग पाया जाता है उसको इस ट्रिक से याद रखा जाता है। वायलेट, भी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, बिब्ज योर के नाम से जाना जाता है। एंड यहाँ पे जो तीन कलर है लाल, इंडिगो, येलो, ये सब स्पेक्ट्रम का कलर है या फिर कह सकते हैं इंद्रधनुष का रंग है। लेकिन ऑलिव जो है जैतूनी कलर का, ये आपका इंद्रधनुष का रंग नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे इससे अलग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ब्लैंक इम्पटी, ब्लैंक का मतलब होता है खाली, इम्पटी का मतलब भी होता है खाली, यानी कि दोनों यहाँ पे ठीक है, समानार्थी शब्द दे रखा है। अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है जागते रहना, सतर्क रहना या सावधान रहना। सेम अगर इसका समानार्थी शब्द खोजा जाए तो यहाँ पे कोई भी समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, स्लो का मतलब धीरे, रिटार्ड का मतलब मंद, वाइस का मतलब बुद्धिमान, इसके बाद ड्रोजी है तो ड्रोजी का मतलब होता है सुस्त या मुरझाया हुआ। तो यहाँ पे इसका जो समानार्थी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका एक विलोम शब्द कहा जाए, एंटोनिम्स कहा जाए, तो आपका ड्रोजी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अलर्ट का मतलब सावधान, जागते रहना, सतर्क रहना, लेकिन यहाँ पे जो ड्रोजी है इसका मतलब होता है सुस्त होना, मुरझाया हुआ, तो ये इसको विलोम शब्द माना जा सकता है। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। एंड ऑफिशियल जो आंसर की दे रखा है उसमें जो जवाब दे रखा है वो ये वाला दे रखा है वाइस। ठीक है, यानी कि बुद्धिमान, जो कि बिल्कुल गलत है, इसका कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं निकलता है। ठीक है, ना ही ये आपका इसका विलोम है, ना ही समानार्थी है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 50। हैन का चिक, हैन का जो बच्चा होता है उसको हम लोग चिक कहते हैं या चिकन कह सकते हैं, चिक के नाम से जाना जाता है। बियर का जो बच्चा होता है उसको कब के नाम से जानते हैं। ठीक है, कब के नाम से, ये CU भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भेड़िया हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, भालू, पांडा, जितना भी जानवर है इन सभी के बच्चों को हम लोग कब के नाम से जानते हैं। काफ क्या है, तो काल्फ आपका बछड़ा का बच्चा, बछड़ा कहते हैं इसको, गाय के बच्चा को कहते हैं। पप कुत्ता के बच्चा को कहते हैं। पोनी, पोनी जो है आपका तो घोड़ा के बच्चा को कहते हैं। हॉर्स के बच्चा को यहाँ पे पोनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है काउज एंड इफेक्ट का। सवाल कुछ ऐसा दे रखा है कि भारतीय एथलीट हालिया, यानी कि हाल में क्या हुआ है, ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक मात्रा में पदक जीतकर लौटे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उक्त का संभावित प्रभाव हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेडल जीत के लौटा गया है, तो इसका क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान टाइप का सवाल पूछा गया है। देखिए क्या है कि सरकार खिलाड़ियों द्वारा अर्जित धन पर कर की दर बढ़ा देगी। क्या जो स्पोर्ट्समैन कमा के लाए हैं उसमें टैक्स रेट जो है बढ़ा दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो पहले से तय है, फिक्स है, वैसा उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। खेल शिक्षा महंगी हो जाएगी। वे लोग जीत के आए हैं, अपने देश का नाम रोशन करके आए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि खेल का जो शिक्षा है उसको महंगा कर दिया जाए। बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। कई युवा खेलों को एक करियर विकल्प के रूप में चुनने के लिए प्रेरित होंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो देखेंगे कि अगला जो इंसान है वो ओलंपिक में मेडल जीत के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो देश के नागरिक हैं, देश के बच्चा हैं, वो उनसे मोटिवेट होंगे एंड खेल को जो है वो एक करियर के विकल्प के रूप में चुन सकते हैं।
एंड लास्ट जो ऑप्शन है, लोग क्रिकेट देखना छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एक प्रभावशाली इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, डायरेक्शन का सवाल है आपका, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन अगर आप कॉपी में बनाते हैं तो आपका जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। ऐसे आप जब भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो सवाल सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, तो ऐसे जो आप सबसे पहले बना लीजिएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ऐसे बना लीजिएगा। इस टाइप आपका ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है। ठीक है, एंड जो व्यक्ति चलेगा उसको बीच बीच में मान लीजिएगा। ठीक है, देखिए वाइल गोइंग टू स्कूल प्रतीक ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। तो यहाँ पे प्रतीक है बीचों बीच, साउथ की ओर चलता है, यानी कि नीचे की ओर चलेगा। कितना? 10 किलोमीटर। मान लीजिए कि 10 किलोमीटर यहाँ पे वो चला। ठीक है, इसके बाद क्या किया कि टू के लेफ्ट टर्न लेता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसका जो मुंह है वो कुछ इस टाइप का रहेगा, साउथ डायरेक्शन में, एंड यहाँ से ये लेफ्ट लेगा एंड 12 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ से ये लेफ्ट लिया, 12 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, आगे देखिए, फिर वो लेफ्ट लेता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट ले लिया फिर से, फिर ये 6 किलोमीटर चला। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक पूरा 10 था, लेकिन यहाँ पे 6 ही चला है। ठीक है, आगे देखिए, फर्दर ही टर्न टू लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट लेता है एंड 15 किलोमीटर चलता है। चूंकि देखिए यहाँ का जो डिस्टेंस था, ये नीचे वाला जो डिस्टेंस था वो था 12 किलोमीटर, लेकिन अब क्या किया कि वो 15 किलोमीटर चला। तो जाहिर सी बात है ये जो लाइन होगा इससे क्रॉस हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक चल जाएगा। देखिए यहाँ तक। ठीक है, ये 15 किलोमीटर, एंड यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये तो आपका 12 होगा। तो जाहिर सी बात है इधर वाला जो होगा वो होगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चला है उसी रास्ते को क्रॉस करके। 3 किलोमीटर ये वाला डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, ये वाला 3 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए पूछ दिया है कि आरंभिक बिंदु से उसका स्कूल जो है वो कितनी दूर एंड किस दिशा में होगा। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रंग को चेंज कर देते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां से चलना स्टार्ट किया था बच्चा एंड यहां पे पहुंच गया है। ठीक है, अब आपको इसका डिस्टेंस बस निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो इसका डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा, इधर चला था 10 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर टोटल चला था, इसमें से फिर 6 किलोमीटर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 किलोमीटर फिर ऊपर जा चुका है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस केवल आपके पास कितना बचा, वो बच गया केवल आपके पास 4 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद यहां चला तो इधर आपका बच गया 3 किलोमीटर एंड आपको डिस्टेंस पूछा है स्कूल का। ठीक है, तो यहां से यहां तक आपको डिस्टेंस निकालना है। यहां पे आपका जो लगेगा वो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो आपका लेवल का पूछा है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। तो जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस निकालते हैं तो कुछ यहाँ पे क्या होगा कि परपेंडिकुलर एंड बेस का यहाँ पे स्क्वायर करके निकालते हैं। तो जैसे कि इधर हो गया आपका 4 का स्क्वायर करेंगे एंड 3 हो गया 3 का स्क्वायर करेंगे एंड इसको अंडर रूट में लिया जाता है। देखिए यहाँ पे हमको ये वाला निकालना है, डायरेक्ट सीधा वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए यानी कि हाइपोटेनस निकालने के लिए जो परपेंडिकुलर होता है, जो कि यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे फिर 3 का स्क्वायर करेंगे एंड इसको अंडर रूट में लिया जाता है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 + 9 25 हो जाएगा एंड इसके ऊपर में रूट था तो 25 का यहाँ पे रूट हो जाएगा 5, यानी कि 5 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे स्कूल का डिस्टेंस है। एंड किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि ये वाला जो डायरेक्शन था वो था आपका वेस्ट एंड ये वाला जो डायरेक्शन था साउथ, यानी कि वेस्ट एंड साउथ के बीचों बीच। ठीक है, वेस्ट एंड साउथ के बीचों बीच। तो देखिए साउथ एंड वेस्ट, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हो सकता है आपको यहाँ पे दिक्कत आई होगी, एक बार फिर से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे बना लेना है, बीचों बीच आपको बॉय को खड़ा करना है जो भी चलेगा। उसके बाद ये क्या किया है कि 10 किलोमीटर साउथ चला है, साउथ नीचे की ओर 10 किलोमीटर चल दिया। अब साउथ चलने के बाद लेफ्ट लिया, लेफ्ट में 12 किलोमीटर चल दिया, फिर 12 किलोमीटर चलने के बाद फिर लेफ्ट लिया, फिर 6 किलोमीटर चल दिया, 6 किलोमीटर।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए इस लाइन में यहाँ पे 10 किलोमीटर था, यहाँ पे आपका 6 किलोमीटर है। एंड फिर यहाँ पे टर्न लेके ये क्या करता है कि 15 किलोमीटर चल देता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए 15 किलोमीटर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि स्कूल का डिस्टेंस, तो स्कूल का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल आपका था 10 किलोमीटर एंड 10 में से ये 6 आपका तो ऐसे ही चल गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 है तो केवल आपको यही ना निकालना है, तो इसलिए 4 हो गया था एंड ये आपका 3 हो गया था, ठीक है। एंड इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड रिलेशन का सवाल है। ए के भाई के मामा ए के पिता से किस प्रकार संबंधित है। तो ए है, इसका भाई मान लीजिए कि बी है, ठीक है। एंड बी का पिता, तो जाहिर सी बात है जो बी का पिता है वही ए का पिता होगा, क्योंकि ये दोनों तो भाई है ना। तो बी का पिता, अब देखिए बी के ए के भाई के मामा, अच्छा ए के भाई के मामा, ठीक है, ए के भाई के मामा, तो ए का जो भाई होगा ये बी, तो इसका जो मामा होगा ये आपका ए का भी मामा होगा, बी का भी मामा होगा। तो मामा ए के पिता से किस प्रकार संबंधित है। अब ये जो दोनों का पिता होगा, इसका पिता एंड इसका मामा, दोनों के बीच संबंध क्या होगा, तो बहनों ही का, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। आगे, मेरी पत्नी की सास के पिता के इकलौते दामाद के बेटे का भाई मुझसे किस प्रकार संबंधित है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो जैसे जैसे यहाँ पे रिलेशन दे रखा है वैसे वैसे सॉल्व करते जाइएगा। जैसे कि मेरी पत्नी की सास, तो मेरी पत्नी की सास मेरी माँ लगेगी। एंड सास के पिता, तो सास के पिता क्या हो जाएगा, देखिए मेरी पत्नी की सास यानी कि मेरी माँ, एंड मेरी माँ के पिता यानी कि मेरे नाना के इकलौते दामाद, यानी कि घुमा फिरा के मेरे पापा के बारे में बात कही जा रही है। इकलौते दामाद यानी कि मेरे पापा के बेटे, यानी कि या तो मेरा भाई हो सकता है या मैं खुद हो सकता हूं, के बेटे का भाई, यानी कि के बेटे का भाई मुझसे किस प्रकार संबंधित है, यानी कि मेरा भाई, ठीक है। तो देखिए या तो वो मैं हो सकता हूं या वो मेरा भाई हो सकता है, तो यहाँ पे या तो ए या तो सी दोनों ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि एक व्यक्ति के चित्र की ओर देखकर अशोक ने कहा कि उसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अशोक किस का चित्र देख रहा था। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी जो माता है, एक चित्र है, ठीक है, इसको देख के बोल रहा है कि इसकी जो माता है, ठीक है, मेरे पिता के पुत्र, तो मेरे पिता के पुत्र यानी कि मैं खुद, ठीक है, मैं खुद हो जाऊंगा या मेरा भाई हो जाएगा। जैसे मेरे पिता के जो पुत्र होगा, मेरे पिता के पुत्र, तो या तो मैं या फिर मेरा भाई, ठीक है, ये दो चीज हो सकता है। लेकिन मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, या तो मेरी पत्नी के बारे में बात किया जा रहा है या फिर मेरे भाई की पत्नी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। आगे बोल दिया मेरा कोई भाई या बहन है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब देखिए आगे बोल दिया कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि ये तो आपका कट गया। तो घुमा फिरा कर बात जो हो रही थी वो मेरे बारे में हो रही थी, ठीक है, यानी कि मेरे बारे में यहाँ पे बात कही जा रही थी। तो अशोक किसका चित्र देख रहा था, तो जाहिर सी बात है अपने पुत्र का चित्र देख रहा होगा, क्योंकि इसका भाई तो है ना, यहाँ पे भतीजा तो ऐसे ही कट गया, चाचा ऐसे ही कट गया, चचेरे भाई ऐसे ही कट गया, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पे घुमा फिरा के मेरे बारे में बात कही जा रही थी, ठीक है। तो ऐसे ही इस टाइप के सवाल को, खास करके ब्लड रिलेशन के सवाल को जो बहुत ध्यान से शांत मन से सोचिएगा, तब जवाब जो है आपको तुरंत मिल जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, तो 19 का स्क्वायर कीजिएगा 361, 27 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 729, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे आपका लायन का जो आवाज होता है उसको रोर यानी कि गर्जना कहते हैं। मॉस्किटो का जो साउंड होता है उसको हम लोग यहाँ पे वाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड ब्लिट आपका बकरी का आवाज हो जाता है। क्रॉक आपका फ्रॉग का आवाज हो जाता है। गोबल जो है आपका एक पक्षी जिसको हम लोग टर्की कहते हैं, मेल टर्की, एंड उसका आवाज को हम लोग गोबल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड ये वाला मैंने एनालॉजी वाला क्लास में बताया भी था, बहुत सारे जीव जंतुओं के आवाज को क्या कहा जाता है। अगर नहीं देखा है तो जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आगे है कार्डियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग हार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं। सेम बोटेनी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर आपके पास जूलॉजी पूछ लिया जाता तो जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा।
59 है आपका कार को गैरेज में रखते हैं। सेम एनिमल को हम लोग जू में रखा करते हैं, ठीक है, चिड़ियाघर में रखते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। लास्ट सवाल है आपका सर्टेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। पार्टनर को इस में लिखा गया है तो सेगमेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए एक चीज अगर ध्यान दीजिएगा तो पार्टनर पी से पहले ओ आता है, ए से पहले जेड आता है, आर से पहले क्यू आता है, टी से पहले आपका एस आता है, सेम एन से पहले एम आता है, ई से पहले डी आता है, आर से पहले क्यू आता है। यानी कि यहाँ पे -1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। पी से ओ लिखा गया है, -1 कर दिया गया है, ए से -1 करेंगे जेड, आर से एक पहले करेंगे तो क्यू, उसी तरह टी से एक पहले जाएंगे तो एस, ठीक है। तो सेम यहाँ पे करके देखते हैं। एस से एक पहले चल जाते हैं तो एस से पहले जाएंगे तो आर हो जाएगा, ई से पहले डी आता है, जी से पहले एफ आता है, एम से पहले एल आता है, ई से पहले डी आता है, एन से पहले एम आता है, टी से पहले एस आता है। ये वाला ऑप्शन देखते हैं आर डी एफ एल डी, आर डी एफ। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मिल गया, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है, ठीक है। हिंदी में जो शब्द दिए रखे होते हैं हो सकता है वो आपको समझ में ना आए, लेकिन आप जो है वो इंग्लिश के वर्ड को अच्छे से समझ सकते हैं। मैच्योरिटी इस वर्ड को आपने पहले भी सुना होगा एंड डे टू डे लाइफ में आपने इस चीज़ का यूज भी अक्सर करते होंगे, ठीक है। तो उसी से आपको इस सवाल का जवाब जो है वो मिल जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा जो है पॉजिटिव सोचना है। जहाँ कहीं भी आपको लगेगा कि यह एक नेगेटिव वर्ड है तो आप उसको जो है उस ऑप्शन को काट दीजिएगा, ठीक है। तो कठिन परिस्थितियों में आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करना, व्यक्तिगत गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना, किसी के कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना, चुनौतियों और जोखिमों से बचना। तो अब आप खुद पता लगाइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा मैच्योरिटी को दिखा रहा है। आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया तो ये आपका मैच्योरिटी को दिखा नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा है अब व्यक्तिगत गलतियों के लिए दूसरों को दोष करना। अगर आप खुद गलती कीजिएगा और दूसरों को दोष दीजिएगा तो ये भी आपका मैच्योरिटी को दिखा नहीं रहा है। चुनौतियों और जोखिमों से बचना, ठीक है। देखिए चुनौतियों से हमें बचना नहीं चाहिए, हमें चुनौतियों को फेस करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किसी के कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये आपका एक मैच्योरिटी है। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। देखिए इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रत्येक साल 2 से 3 सवाल पूछा जाता है, ठीक है। एंड जब क्लास होगा तो मैं इस टॉपिक को जो है वो अच्छे से आपको करवाऊंगा, ठीक है। देखिए पारस्परिक संबंधों में तदनुभूति का क्या महत्व है। एम्पैथी का मतलब होता है, आप जैसे सिंपैथी का मतलब बोलते हैं सहानुभूति या फिर हमदर्दी, तो उसी शब्द से आपको यहाँ पे इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। आप बस ध्यान रखिएगा कि सहानुभूति या फिर हमदर्दी जो है वो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। यह प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है, ये आपका एक नेगेटिव सेंस हो गया। कहीं भी देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में कहीं भी आपको कंपटीशन दिखाई देगा वो आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। अलगाव दिखाई देगा, सेपरेशन या फिर आइसोलेशन, ये भी आपको गलत कर देना है क्योंकि ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। एग्रेशन देखने को मिलेगा, ये भी आपको गलत कर देना है, ये सब नेगेटिव वर्ड है। तो आपका जो यहाँ पे यह दूसरे को समझने और उनसे जुड़ने में मदद करता है, ठीक है। पारस्परिक संबंध क्या है? यह दूसरे को समझने और उनसे जुड़ने में मदद करता है। वहीं अगर आपका इंटरपर्सनल ना हो के यहाँ पे इंट्रापर्सनल दे रखा होता तो इंट्रापर्सनल क्या होता है? स्वयं खुद से बातें करना, खुद के बारे में सोचना, यानी कि जो भी चीज़ें हो रही है वो खुद के अंदर हो रही है, ठीक है। जैसे आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका इंट्रापर्सनल में आता है। और इंटरपर्सनल में हम लोग जो है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कॉन्टैक्ट या फिर उससे जो है वो कनेक्ट होता है, ठीक है। आगे है आपका 63 में, सोशल एडजस्टमेंट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू, यानी कि सामाजिक समायोजन से तात्पर्य किसी व्यक्ति की क्षमता से है। तो शैक्षणिक विषयों में उत्कृष्टता की विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की, देखिए समायोजन, एडजस्टमेंट, इसका मतलब आपको पता होगा कि एडजस्ट करना। आप लोग भी कहीं अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो कैसे आप एडजस्ट करते हो, ठीक है। समाज में आप कैसे एडजस्ट करते हैं, तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है।
तो शैक्षणिक विषयों में उत्कृष्टता की, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। दूसरों के साथ बातचीत करने से बचने की, तो ये भी आपका समायोजन से कोई मतलब नहीं है। सख्त नियमों और विनियमों का पालन करने का, तो ये आपका एक तरह से नेगेटिव वर्ड है एंड ये तो आपका होगा ही नहीं। ये आपका एडजस्टमेंट का यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की, एडजस्टमेंट में क्या होता है, हम लोग ढलते हैं, ठीक है, समाज के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे है आपका तनाव से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ मुकाबला तंत्र नहीं है, पूछा है, नहीं है। तो व्यायाम करने से आप तनाव से निपट सकते हैं, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा गया है। दोस्तों के साथ मेलजोल कीजिएगा, अच्छा से मतलब बात वगैरह कीजिएगा, या फिर अपना जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो सबको अगर शेयर कीजिएगा तो उसके थ्रू भी आपको तनाव हो सकता है कम हो जाए, तो ये भी आपका ठीक चलेगा। मादक द्रव्यों का सेवन, देखिए मादक द्रव्यों यानी कि नशीले पदार्थ का सेवन, तो इससे आपका तनाव घटेगा नहीं, इससे बढ़ेगा, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं पूछा गया है तो यही आपका सही हो जाएगा। सावधानी और विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना, तो ये सब तो तनाव को घटाएगा, तो यहाँ पे गलत क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 65 देखते हैं। स्कूलों में धमकाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं जिनमें शामिल है शैक्षणिक प्रदर्शन में वृद्धि। देखिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, एक टीचर होने के नाते आप बच्चों को कभी भी धमकाने वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्कूलों में धमकाने के, अगर आप बच्चों को धमकाते हैं तो उसका क्या गंभीर परिणाम देखने को आपको मिलेगा। तो क्या अगर आप बच्चों को धमकाइएगा तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस वहाँ पे बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। पीड़ित के आत्मसम्मान में सुधार, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड चल जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी को धमकाइएगा तो उसका इसमें आत्मसम्मान में सुधार कहाँ हो रहा है, वो तो कहीं ना कहीं उसमें और भी गिरावट हो रहा है, सेल्फ स्टीम यहाँ पे और भी लॉस हो रहा है, ठीक है। पीड़ित पर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जी बिल्कुल, अगर बच्चों को आप धमकाते हैं, डराते हैं, तो वहाँ पे उसको देखा जाएगा कि लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। उन्नत सामाजिक कौशल, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक 5 सवाल हमने किया, ठीक है। 5 सवाल में आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना आसान टाइप का जो है वो सवाल पूछा जा रहा है। थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाइएगा तो आपको उसका जवाब जो है वो देखने को मिल जाएगा, आपके सामने जवाब जो है वो दिख जाएगा। अवलोकन सीखने में होते हैं, तो अवलोकन किसी चीज़ को अगर हम लोग देख के, ठीक है, अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा देख के, महसूस करके, ठीक है, अगर सीखते हैं, ज़्यादातर जो वो अवलोकन देखने वाले शब्द से लगाया जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को देख के अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा, या तो उसको सूंघ के, देख के, ठीक है, टच करके पता लगा सकते हैं, तो वो अवलोकन के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि अवलोकन सीखने में होते हैं ध्यान और अवधारणा, ध्यान और सुदृढ़ीकरण, उत्पादन प्रक्रिया और प्रेरणा, सुदृढ़ीकरण और प्रेरणा। तो यहाँ पे केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4, केवल 1 और 2, तो 4 ऑप्शन दे रखा है, तो कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3, यानी कि ध्यान और अवधारणा, उत्पादन प्रक्रिया और प्रेरणा, ये आपका दोनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे है निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हम किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को रूपांतरित करते हैं, ठीक है। निष्कर्ष तक हम लोगों को पहुंचना है, ठीक है, निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन तक पहुंचना है, तो किस मानसिक गतिविधि, कौन सा मेंटल जो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्टिविटी है के माध्यम से जो है वो उपलब्ध जानकारी तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको उपलब्ध जानकारी को रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मोटिवेटिंग के द्वारा, मोटिवेटिंग यानी कि मोटिवेशन से कर सकते हैं, थिंकिंग से कर सकते हैं, रीजनिंग से कर सकते हैं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग ना रीजनिंग से यानी कि तर्क के माध्यम से जो है किसी के भी निष्कर्ष तक पहुँचा जा सकता है, ठीक है। अगर आपके पास लॉजिक है तो लॉजिक के थ्रू जो है आप उसके कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। युवा किशोर अपने डैश को अभिव्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। यंग एडोलेसेंस रिबेल टू एक्सप्रेस देयर एक्सटर्नल डिसिप्लिन इम्पोज्ड क्रिएटिविटी, डिजायर फॉर फ्रीडम, पर्सनल इन एडोकेसी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब आप किशोर होंगे या फिर युवा अवस्था में होते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सही है, ठीक है।
आपको उस टाइम क्या चाहिए, डिजायर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की इच्छा आप में होनी चाहिए, यानी आप चाहेंगे कि आपको जो कोई रोकने टोकने वाला ना हो, आप स्वतंत्र रहें। तो यहाँ पे स्वतंत्रता की जो इच्छा है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 68 का। आगे है भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए नकल के माध्यम से जहाँ कहीं भी आपको दिखेगा क्रॉस कर देना है। एक जो है देखिए, रोट, किसी चीज़ को रटना, याद करना, नकल करना, ये सब नेगेटिव वर्ड है, जहाँ कहीं भी दिखेगा आपको काट देना है। एकांत में भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए, एकांत में ये भी गलत है। स्पष्ट व्याख्याओं के माध्यम से, एक एकीकृत तरीके से, तो यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज स्किल को तभी सिखाया जा सकता है जब वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाया जाए, ठीक है, यानी कि एकीकृत तरीके से सिखाया जाए। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा गया है। एक अनुभवहीन शिक्षक भी प्रश्नों को आसानी से तैयार कर सकता है। अच्छा, एक टीचर के बारे में बात किया गया है जो इनएक्सपीरियंस है, जिसके पास अनुभव नहीं है, तो क्या वो प्रश्नों को तैयार कर सकता है? आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि रहित एवं त्वरित मूल्यांकन संभव है, तो बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, आपने अभी देखा होगा कि जितना भी एग्जाम होता है वो OMR सीट पे लिया जाता है या फिर ऑनलाइन मोड पे लिया जाता है। क्यों? ताकि उनका जो वो यहाँ पे रिजल्ट जल्दी दे सके, उनका मूल्यांकन जो है वो जल्दी कर सके, वो भी विदाउट एनी एरर, ठीक है, एरर फ्री यहाँ पे लिखा गया है, तो इसलिए लिया जाता है। तो ये आपका तो ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे जो सत्य नहीं वो पूछा गया है। विकल्पों में से केवल एक ही उत्तर सही होते हैं, एमसीक्यू में ऐसा ही होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, बी वाला भी सही है, तो यानी कि ए वाला गलत है। 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है। नेतृत्व कौशल के बारे में बात की गई है, लीडरशिप स्किल के बारे में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो सशक्तिकरण है, बिल्कुल है। नजरिया भी होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, अंतर्ज्ञान होना चाहिए, धमकी नहीं है, धमकी यहाँ पे कोई सुटेबल वर्ड जो है यहाँ पे नहीं बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है, धमकी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आगे है आपका, एक प्रभावी नेता किन मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, ठीक है। विच वैल्यूज डज नॉट एन इफेक्टिव लीडर्स फोकस ऑन, तो व्यक्तियों का विश्वास और सम्मान, तो इस पे तो करता है। खुलापन, टीम वर्क और विघटन, खुलापन पे ये भी ठीक है, ओपननेस, टीम वर्क भी करता है, विघटन वो नहीं करता है। एक प्रभावी नेता जो है वो विघटन यानी कि डिसइंटीग्रेशंस पर जो है वो ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। 73 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरपर्सनल, देखिए कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरपर्सनल स्किल के बारे में दिखाया गया है। देखो, स्वयं को समझने की क्षमता, तो ये क्या है, स्वयं को अगर आप समझ रहे हैं ना, तो ये आपका इंट्रापर्सनल है। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि खुद से बातें करना, खुद के बारे में समझना, वो इंट्रापर्सनल होता है। लेकिन दूसरों के साथ जहाँ पे हम कनेक्ट होते हैं, ठीक है, दूसरों के साथ जहाँ कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ पे इंटरपर्सनल होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इंटरपर्सनल कौशल को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा 73 का। आगे ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, आपका बी सही है। इंट्रापर्सनल, फिर से सवाल पूछ लिया गया है। इंट्रापर्सनल कौशल में मुख्य रूप से शामिल है दूसरों के साथ संचार, आत्मचिंतन, आत्म जागरूकता, संघर्ष समाधान, टीम वर्क। टीम वर्क गलत हो गया, दूसरों के साथ जब संचार होता है उसको इंटरपर्सनल कहते हैं। संघर्ष समाधान यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो आत्मचिंतन, खुद से बातें करना, खुद के बारे में सोचना समझना, वो आपका इंट्रापर्सनल के अंतर्गत आ जाता है। तो देखा आपने, 3 सवाल आपका पूछा गया है। इमोशनल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट सवाल है, एंड पहले भी आपको इमोशनल, अच्छा पहले जो क्वेश्चन देखने को मिला था आपको, वहाँ पे इमोशनल एक क्या था, उसको इमोशनल नाम से कुछ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, आई थिंक इमोशनल मैच्योरिटी के नाम से, है ना, इमोशनल मैच्योरिटी के नाम से देखने को मिला था। तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से देखने को मिला है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य है जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता, अपनी भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता, विशाल मात्रा में जानकारी याद रखने की क्षमता,
कई भाषाओं को धारा प्रवाह बोलने की क्षमता। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता, जी बिल्कुल भी नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता, ये आपका सही है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस वॉन इमोशन, इमोशन के बारे में बात की गई है। इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इमोशन से रिलेटेड ये होना ही चाहिए। विशाल मात्रा में जानकारी याद रखने की क्षमता, कई भाषाओं को धारा प्रवाह बोलने की क्षमता, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 76 है कि डैश के माध्यम से मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। धर्म ग्रंथों पर चर्चा, बिल्कुल गलत। मूल्यों पर व्याख्यान प्रवचन, मूल्यों पर संगोष्ठी परिचर्चा, मूल्यों पर सलाह चिंतनशील सत्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज है, अगर आप ध्यान से प्रश्न को देखिएगा तो चारों का चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी के माध्यम से जो है मूल्य शिक्षा प्रदान किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, वन ऑफ द बेस्ट, चारों में सबसे बेस्ट कौन सा है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो चारों में सबसे बेस्ट है आपका डी नंबर, मूल्यों पर सलाह या चिंतनशील सत्र, मेंटरिंग, रिफ्लेक्टिव सेशन ऑन वैल्यूज, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर बेस्ट यहाँ पे जो आपका ये है सबसे अच्छा। आज की शिक्षा प्रणाली में डिजिटल साक्षरता का क्या भूमिका निभाती है? ठीक है, डिजिटल लिटरेसी, पारंपरिक शिक्षण विधियों की आवश्यकता को कम करना, प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सीखने को बढ़ाना, तो ये बिल्कुल सही बात है। डिजिटल साक्षरता का मतलब ही यही होता है कि इनहेंसिंग लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, 77 का बी बिल्कुल करेक्ट है। हतोत्साहित करना, ये आपको तो ऐसे ही नेगेटिव वर्ड है। एंड लिमिट वर्ड जहाँ कहीं भी आपको देखने को मिलेगा वो सब एक जो है वो नेगेटिव वर्ड है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। आगे है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट्स ए ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास मानसिकता को सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित करता है? मानसिकता को सबसे अच्छी तरह कौन सा ऑप्शन जो है प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको बताना है। तो उन चुनौतियों से बचना जो विफलता का कारण बन सकती है, यह मानना कि बुद्धिमत्ता और क्षमताएं स्थिर लक्षण है, स्थिर लक्षण नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना, उन कार्यों को प्राथमिकता देना जिनमें व्यक्ति पहले से ही उत्कृष्ट है, तो यहाँ पे कौन सा विकास मानसिकता को सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित कर रहा है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना। ठीक है, वैसे 4 वाला ऑप्शन तो ऐसे ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उन कार्यों को प्राथमिकता देना जिनमें व्यक्ति पहले से ही उत्कृष्ट है, अगर पहले से उत्कृष्ट है तो उसको प्रीफर करके क्या करेगा वो? ठीक है, तो ये आपका नहीं है। एंड स्थिर, ये तो आपका नेगेटिव में चल जाएगा। उस चुनौतियों से बचना जो विफलता का कारण बन सकती है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों को चुनौतियों को फेस करना चाहिए, बचना नहीं चाहिए वहाँ पे। ठीक है, चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना, ये आपका एक्यूरेट है। स्वयं सेवा का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ कम हो जाती है? नहीं। स्वयं सेवा अगर करते हैं तो यहाँ पे दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ कम नहीं होती है, वो बढ़ती है। वास्तविक दुनिया के मुद्दों के संपर्क को सीमित करता है, सीमित नेगेटिव वर्ड आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करता है, तो ये आपका केवल जो वर्ड आया है ये आपको इसका पूरा गलत कर दिया इसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 80 कक्षा कक्ष संघर्षों के प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी है? कक्षा कक्ष संघर्षों के प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी है? विच टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग क्लासरूम कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो विवादों को नजरअंदाज करना और छात्रों को उन्हें सुलझाने देना। एक टीचर होने के नाते आप कभी भी विवादों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। मुद्दे पर चर्चा किए बिना इसमें शामिल लोगों को दंडित करना, ये आपका नेगेटिव है। किसी भी प्रकार से कोई भी बच्चों को डांटना, धमकाना, डराना, दंडित करना यहाँ पे
मनाही की जाती है। यहाँ पे जो है वो आपको साइकोलॉजी में या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सब आपको नेगेटिव देखा जाता है, नेगेटिव वर्ड है। खुले संवाद और परिप्रेक्ष्य को समझने की सुविधा प्रदान करना। आगे आपका विवादों को सुलझाने के तरीके के रूप में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। प्रतिस्पर्धा ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। केवल ऑप्शन सी यहाँ पे एक्यूरेट दिखने को मिल रहा है, राइट है। 80 का यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपका कि छात्रों के बीच भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में स्कूल क्या भूमिका निभा सकता है। ठीक है, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण के लिए तो भावनात्मक मुद्दों को नज़रअंदाज करके केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल भी नहीं, नज़रअंदाज करना ये आपका एक नेगेटिव सेंस है। एक सहायक और समावेशी वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। छात्रों पर शैक्षणिक दबाव बढ़ाना, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जहाँ कहीं भी आपको कंपटीशन को इनकरेज करने की बात कही जाएगी, स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर बनाने की बात की जाएगी, डराने की बात, धमकाने की बात, ये सब आपका एक नेगेटिव वर्ड्स है। यहाँ जहाँ कहीं भी आपको दिखे उसको काट दीजिए, तो केवल 20 सही हो जाएगा। आगे है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंटेम्प्रेरी इशू इन स्कूल एजुकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा में समसामयिक मुद्दे का उदाहरण है। पारंपरिक सुलेख तकनीक सीखना, कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का एकीकरण, ऐतिहासिक तारीखें याद रखना। मैंने आपको बताया था जहाँ कहीं भी आपको मेमोराइजिंग देखने को मिलेगा, रॉट मेथड देखने को मिलेगा, तो ये सब गलत हो जाएगा। स्ट्रिक्टनेस, फॉलोइंग एन स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म पॉलिसी, ये दोनों तो आपका ऐसे ही नेगेटिव सेंस दिखा रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सी स्कूली शिक्षा में समसामयिक मुद्दे का उदाहरण है, तो ये कक्षा में जो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, एकीकरण, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कूली शिक्षा में सांस्कृतिक विविधता का क्या महत्व है। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी इन स्कूल एजुकेशन। इट प्रमोट्स इंटॉलरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को ये प्रमोट नहीं करता है, ये आपका तो ऐसे गलत हो जाएगा। इट लिमिट्स स्टूडेंट एक्सपोजर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ये छात्रों के विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रदर्शनों को सीमित करता है। सीमित, जहाँ कहीं भी आप ये दिखे आपको काट देना है। या सीखने के अनुभवों को समृद्ध करता है और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। सीखने के अनुभवों को समृद्ध करता है और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है, ये आपका ज़्यादातर एक्यूरेट दिख रहा है। ठीक है, ज़्यादा सही दिख रहा है। इससे विचार और व्यवहार में एकरूपता आती है, तो बेस्ट आपका ऑप्शन ये बन जाएगा। स्कूली शिक्षा में सांस्कृतिक जो विविधता है वो क्या करता है कि इट इनरिचेज लर्निंग एक्सपीरियंस एंड फोस्टर्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियों का संभावित लाभ है। सामाजिक कौशल में कमी, नए अनुभवों का सीमित प्रदर्शन, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल में वृद्धि, शैक्षणिक दबाव बढ़ाना, ये तो आपका ये भी ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टीम वर्क और नेतृत्व कौशल में वृद्धि, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियों का संभावित लाभ है, तो इससे क्या होगा कि इनहेंस टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल, यहाँ पे जो इंक्रीज करेगा, इनहेंस वहाँ पे देखने को मिलेगा। स्कूल छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। स्कूल छात्रों के बीच जो है पर्यावरण जागरूकता यानी कि इन्वायरमेंटल जो अवेयरनेस है उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। विलासितापूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए संसाधनों को बर्बाद करके, देखिए थोड़ा सा भी सेंस आप में होगा तो आप खुद पता लगा सकते हैं कि हम लोग संसाधनों को बर्बाद करने की बात नहीं कर सकते। पाठ्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर पाठ शामिल करके, हाँ ये किया जा सकता है। बाहरी गतिविधियों को हतोत्साहित करके, ये हतोत्साहित वर्ड है, ये भी आपका एक नेगेटिव सेंस बना रहा है। पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को नज़रअंदाज करके, देखिए नज़रअंदाज तो हम कर ही नहीं सकते मानवीय गतिविधियों को, क्योंकि मानवीय गतिविधियां यहाँ पे अच्छे के लिए भी हो सकती है, खराब के लिए भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि जंगल वगैरह काटे जा रहे हैं, पर्यावरण को यहाँ पे नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो सी तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, तो बी यहाँ पे 85 का बी बिल्कुल सही है। मतलब लगभग जो है वो प्रत्येक सवाल में आपको 2 से 3 ऑप्शन ऐसा मिल जा रहा है जो आपको अल्टर देखने को मिल रहा है, यानी कि नेगेटिव सेंस में देखने को मिल रहा है, एंड आपको उसको जो एलिमिनेट कर देना है। सीखने को प्रभावी बनाने के लिए एक लक्ष्य डेस्क के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। सीखने को प्रभावी बनाने के लिए एक लक्ष्य डेस्क के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। पाठ्यक्रम के उद्देश्य, बौद्धिक विचार, दूसरों के मानक, छात्रों की आवश्यकताओं और उद्देश्य, ये बिल्कुल सही है।
देखिए ये भी आपका सही है, लेकिन ज़्यादातर जो बेस्ट आपका यहाँ की कह सकते हैं ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। टू मेक लर्निंग इफेक्टिव ए गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ, देखिए आजकल जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ऐसी शिक्षा बनाई गई है जो छात्रों के रुचियों को, उनके नीड को, आवश्यकताओं को या फिर उनके उद्देश्य को पूरा कर सके, उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व की निरंकुश शैली है। देखिए अब आपका जो 87 है, 88 है, 89 और 90, ये जो 4 सवाल है वो आपका एक ही टॉपिक से पूछा गया है, लीडरशिप स्टाइल से। बेसिकली इसका जो टॉपिक का नाम है वो लीडरशिप है एंड सब टॉपिक का नाम है लीडरशिप स्टाइल। तो ये जो चारों सवाल, आने वाले चारों सवाल आपका इसी टॉपिक से पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आपको यहाँ से लीडरशिप से 2 से 3 सवाल जो है वो देखने को आपको मिलता ही मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व की निरंकुश शैली है। निरंकुश का मतलब आपको पता होगा ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, एक तरह से तानाशाही, ठीक है, तानाशाही कह सकते हैं। तो तानाशाही यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप आपका बिल्कुल सही है, ये आपका सही हो जाएगा। परामर्शात्मक शैली, देखिए निरंकुश जब होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल में आपका कभी भी परामर्श की बात नहीं की जाती है, ना ही सहभागी की बात की जाती है, पार्टिसिपेटिव की बात कही जाती है। नेतृत्व की प्रतिनिधि शैली, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा अगर सेंस लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि जहाँ कहीं भी तानाशाही होता है वहाँ पे कोई एक ही व्यक्ति के हाथों में पूरा जो है वो शासन होता है, वो वहाँ का राजा होता है एंड पूरे प्रजा जो है वो उस पर डिपेंड रहती है, यानी कि उसके ऑर्डर का पालन करती है, ठीक है। सर्वा जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, तो वो क्या करेगा, निर्देश देगा, वो जो बोलेगा पूरे प्रजा को वो चीज़ करना होता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे जो है वो समझ सकते हैं, तो आपका बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 88 है आपका कि निम्नलिखित में से किस नेतृत्व शैली में कार्यबल के पास बहुत कम इनपुट या फीडबैक होता है। कार्यबल यानी कि वर्क फोर्स हैव लिटिल इनपुट और फीडबैक। तो नेतृत्व की निर्देशन शैली, नेतृत्व की परामर्शात्मक शैली, नेतृत्व की सहभागी शैली, नेतृत्व की प्रतिनिधि शैली। तो किसके पास फीडबैक बहुत कम होगा, इनपुट या फिर फीडबैक कम होगा, कि डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप, यानी कि वही बात होगी आपका, ठीक है। ऑटोक्रेटिक, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही नहीं फीडबैक, क्योंकि एक ही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, वो जो बोलेगा वही सबको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड राजा हमेशा जो है वो खुद का बात सुनेगा, प्रजा के अकॉर्डिंग जो वो नहीं चलता है। तानाशाही में कुछ ऐसा ही होता है। नेतृत्व की परामर्शात्मक शैली में डैश अंतिम निर्णय निर्माता होता है। इन कंसल्टेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप द डैश इज द फाइनल डिसीजन मेकर। तो लीडर, नेता जो है वो फाइनल डिसीजन मेकर होता है। आगे है आपका 90, क्वेश्चन नंबर 90। इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल द इंडिविजुअल और टीम इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू कंप्लीट द टास्क विथ मिनिमम इनपुट फ्रॉम द लीडर। यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेतृत्व शैली में व्यक्ति या टीम को नेता के न्यूनतम इनपुट के साथ कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी का अधिकार दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे क्या बात आ गई कि पहले जो हम लोग बात कर रहे थे ऑटोक्रेटिक का, पहला जो 3 सवाल था उसमें ऑटोक्रेटिक की बात हुई, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें बदल गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूनतम इनपुट तो मिल रहा है, इनपुट के साथ साथ कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी भी आ गई है, अधिकार दिया जा रहा है यहाँ पे। तो ये आपका जो है नेतृत्व की प्रतिनिधि शैली है, डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप में आ जाता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार की विशेषता नहीं है। सक्रिय श्रवण, विचारों की स्पष्ट और संक्षिप्त अभिव्यक्ति, लेक ऑफ सिंपैथी जिसको हम लोग कहते हैं, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार की विशेषता नहीं है पूछा गया है, ठीक है। यानी कि नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्ट कम्युनिकेशन। तो सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग, ये तो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसकी विशेषता है। इसके अलावा रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव, विविध दृष्टिकोणों का सम्मान भी यहाँ पे आपको करना होगा, ठीक है। तो क्या नहीं है यहाँ पे, तो लैक ऑफ एम्पैथी, तदनुभूति का अभाव, ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। 92, संघर्ष समाधान कौशल इसके लिए महत्वपूर्ण है। कठिन परिस्थितियों से बचने वाला काम तो करेंगे नहीं, उसको फेस करना होता है। सकारात्मक संबंध बनाना,
बिल्कुल सही बात। सकारात्मक संबंध बनाना, बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, ये आपका ज़्यादा एक्यूरेट है। शत्रुता और आक्रामकता को प्रोत्साहित करना, तो ये आपका तो ऐसे गलत हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड है। खुद को दूसरों से अलग करना, हमने आपको बताया था आइसोलेटिंग जहाँ कहीं भी देखने को मिलेगा, अलगाव देखने को मिलेगा, ये सब आपका ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है। एंड अभी आपने देखा होगा, अगर इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि शत्रुता और आक्रामकता को बढ़ावा मिल रहा है, प्रोत्साहित उसको मिल रहा है, तो ये आपका ऐसे नेगेटिव है। खुद को दूसरों से अलग करना, आइसोलेशन हो गया, सेपरेटिंग हो गया, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। कठिन परिस्थितियों से बचना, यहाँ पे तीन जो है वो आपका तीन ऑप्शन ऐसे ही नेगेटिव वर्ड दिखा रहा है, नेगेटिव सेंस में बता रहा है, तो ये आपका ऐसे गलत हो जाएगा। स्कूली शिक्षा के संदर्भ में 21वीं सदी के कौशल शब्द का तात्पर्य क्या है? पारंपरिक रटने की शिक्षण विधियां, देखिए रटने वाला शब्द आ गया, ये आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। आधुनिक दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक कौशल जैसे आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग जो है वो क्रिएटिविटी की बात करते हैं। पुरानी शैक्षिक प्रथाएं, मेमोराइजेशन, देखिए लास्ट वाला ऑप्शन में भी आपका रटने का बात आ गया, मेमोराइजेशन, ये आपका भी गलत हो जाएगा। आउटडेटेड एजुकेशनल प्रैक्टिस, आउटडेटेड, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। तीन ऑप्शन ऐसे ही आपका कट गया, ये आपका सही हो जाएगा। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ना, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नया सब्जेक्ट है, पहली बार स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको जो है वो सवाल इसी टाइप में मिलेंगे। एंड आप अगर ऐसे सवाल के ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं नेगेटिव वर्ड्स देखकर, तो आप आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सावधानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पिछले गलतियों पर ध्यान देना शामिल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये आपका तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे सत्य पूछा, ये आपका गलत हो जाएगा। हम लोग पिछली गलतियों पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। यह विचलित सोच को प्रोत्साहित करता है। इट इनकरेज डिस्ट्रैक्टेड थिंकिंग, डिस्ट्रैक्टेड वर्ड नेगेटिव सेंस में आ रहा है। यह वर्तमान क्षण पर ध्यान और जागरूकता को बढ़ावा देता है। या तनाव के स्तर को बढ़ाता है, तनाव के स्तर को बढ़ाता है, नेगेटिव सेंस से आपका ये सही हो जाएगा। यह वर्तमान क्षण पर ध्यान और जागरूकता को बढ़ावा देता है। आगे है आपका 95, अभिवृद्धि भाषा कौशल ज्ञान डैश के उत्पाद है। तो एटीट्यूड, लैंग्वेज स्किल एंड नॉलेज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लर्निंग, सीखना, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किसके प्रोडक्ट है? सीखना, लर्निंग के। 96 है आपका, शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? विद्यार्थियों के समूह व्यवहार के बारे में बात की जा रही है। तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके कि बच्चा जो है वो स्कूल में ही अगर देखा जाए तो स्कूल में विभिन्न बच्चों की जो डिसिप्लिन है कि कैसे बच्चा डिसिप्लिन मेंटेन करता है, विभिन्न कार्यक्रम में कैसे भाग लेता है, खेलकूद वगैरह में कैसे पार्टिसिपेट करता है, तो ये सब चीज़ों को अवलोकन करके, ऑब्जर्व करके जो है वो उनका यहाँ पे उनके व्यवहार को जो है वो अध्ययन कर सकता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे है आपका 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में प्रवीणता हासिल करने का तत्व नहीं है? ठीक है, तो वैकल्पिक पाठ्य पुस्तक का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण के वैकल्पिक तरीके ये भी कर सकते हैं। बाल केंद्रित सीखने की गतिविधि, बिल्कुल सही है ये भी। तो समूह शिक्षण, अच्छा ग्रुप टीचिंग भी दे रखा है, तो ये आपका ठीक है, ये ही आपका हो जाएगा आंसर। नहीं पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग, तो मास्टरी लर्निंग में आपका ग्रुप टीचिंग का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये आपका सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 98 है आपका, डैश इज इंक्रीजिंग लीडरशिप रैपिडली, लीडरशिप को यहाँ पे जो है वो कौन बढ़ा रहा है? स्ट्रेटजी, कमांड, कंट्रोल, गेटिंग अदर्स टू फॉलो। आजकल जो है ना लिडरशिप में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो वो एक दूसरे को यहाँ पे अनुसरण करके, फॉलो करके, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपका द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। क्या होता है शिक्षण सहायक सामग्री? यानी कि जब टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो पढ़ाते वक्त वो जिस मटेरियल का उपयोग करता है, जिस सामग्री का उपयोग करता है, ताकि बच्चे को कंटेंट जो है वो अच्छे से समझ में आए, तो वो जो है वो शिक्षक सहायक सामग्री कहलाएगा। तो का उपयोग जो है वो डैश के आधार पर उचित है। कक्षा में छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ये भी सही हो सकता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आपको जो है ना कि सबसे अच्छा कौन है वो आपको चुनना होता है। आगे आपका कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करने के लिए,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री का अनुशासनहीनता से मतलब नहीं है। छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करने, सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। तो ये भी आपका सही है, ये भी है, ये भी सही है, तीनों सही है। लेकिन आपका बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के तहत जो ऑप्शन सी को यहाँ पे बेस्ट जो है वो बताया गया है। ठीक है, लास्ट सवाल है आपका कि एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। पियर कमांड का उपयोग, आक्रामक बयान देना देखने से ही आप काट सकते हैं इसको, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस को दिखा रहा है। अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना, सत्तावादी होना, सत्तावादी यहाँ पे ये भी एक नेगेटिव सेंस को दिखा रहा है। तो दो ऑप्शन आपके पास बच जाते हैं। तो देखिए, अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना, आसन मतलब एक ऐसा पोजीशन, शरीर का एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे सभी जो पार्ट्स हैं, सभी जो ऑर्गन है वो आराम से कह सकते हैं कंफर्ट जोन में हो, आप जो फुल कंफर्ट जोन में हो, वो एक यहाँ पे जो है, एंड यही आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना, ये भी आपका ऑफिशियल आंसर की के तहत जो है वो बिल्कुल करेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछले 4 सालों के PYQ को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी PYQ का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।